प्रिय विद्यार्थियों, भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार हुआ, या भारत में हम कह सकते हैं कि किस प्रकार राष्ट्रभक्ति की भावनाएं प्रज्वलित हुई। इस संदर्भ में हम विस्तृत चर्चा करने से पूर्व यह जानना चाहेंगे कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद को वर्तमान में पाश्चात्य और भारतीय दृष्टिकोण से किस संदर्भ में लिया जाता है। यदि हम राष्ट्र का पाश्चात्य दृष्टिकोण से अर्थ समझना चाहें तो हमें स्पष्ट होता है कि पाश्चात्य दृष्टिकोण से राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के नेसियो शब्द से हुई है, जिसका अर्थ वंश, जाति या हम ये कह सकते हैं कि एक निश्चित प्रजाति से संबंधित होता है। इस संदर्भ में हम समझ सकते हैं कि पाश्चात्य जगत में राष्ट्र उस भूभाग को कहा जाता है जिसमें एक निश्चित प्रजाति या नस्ल के लोग रहते हैं, एक निश्चित भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, जिनके रीति रिवाज, आचार व्यवहार समान हैं। तो इस संदर्भ में राष्ट्र को जो है पाश्चात्य विद्वानों ने एक सीमित अर्थों में लिया है, जिसमें नस्ल, जाति, भाषा और क्षेत्र निश्चित है। परंतु भारतीय राष्ट्रवाद के संदर्भ में यदि हम चर्चा करें तो भारतीय मनीषियों का दृष्टिकोण राष्ट्र के संदर्भ में बड़ा विस्तृत रहा है। यद्यपि भारत के संदर्भ में जो राष्ट्र शब्द की व्युत्पत्ति भारतीय ग्रंथों में या हम ये कह सकते हैं संस्कृत ग्रंथों में मिलती है, उसे हम राष्ट्र शब्द की व्युत्पत्ति राजते शब्द से मानते हैं। परंतु अगर हम पाश्चात्य दृष्टिकोण से राष्ट्रवाद को समझने का प्रयास करें तो हमें स्पष्ट, क्योंकि पाश्चात्य जगत में राष्ट्र की जो अवधारणा है वह विद्वानों के अनुसार वेस्टफेलिया की संधि जो 1648 में हुई, उसके पश्चात ही पाश्चात्य जगत में या हम कह सकते हैं यूरोपीय महाद्वीप में राष्ट्र का की जो संकल्पना थी वो मूर्त रूप लेती है। जबकि भारतीय इतिहास में हम देखें तो विभिन्न कालखंडों में भारत में जो राज्य का या साम्राज्यों का स्वरूप रहा है, उस संदर्भ को हम राष्ट्र के रूप में उन साम्राज्य को ले सकते हैं। यद्यपि भारत में राष्ट्र की जो अवधारणा रही है वो प्राचीन ग्रंथों में भी राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ है और विभिन्न संदर्भों में राष्ट्र की अवधारणा व्याप्त रही है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में राष्ट्र का प्रयोग जनपद, विषय, देश, भूमि आदि के संदर्भ में विस्तृत रूप से किया गया है। जैसे कि हम पाते हैं कि विष्णु पुराण में तो भारत तथा भारतीयों के बारे में इस तरह वर्णन किया गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। विष्णु पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग स्थित है उसे ही भारत के नाम से जाना जाता है, तथा भारती इसकी संतान भारतीय या भारती कहलाती है। इस तरह भारत में हम जो राष्ट्र की संकल्पना है और जो भारतवर्ष का एक राष्ट्र के रूप में वर्णन है उसको विभिन्न ग्रंथों में स्पष्टतः देख सकते हैं। यही कारण रहा है कि जो राष्ट्र शब्द की पाश्चात्य अवधारणा है, जिसमें केवल नस्ल, प्रजाति जो हम कहते हैं जाति और भाषा क्षेत्र को ही एक राष्ट्र के संदर्भ में समझा जाता है, वहीं भारत के संदर्भ में इसकी विविधता में भी एकता जो है वह एक प्रकार से हमारी राष्ट्रीयता को ही व्यक्त करती है। भारत के संदर्भ में इसीलिए विंसेंट स्मिथ ने कहा है कि भारतवर्ष निसंदेह गहरी अंतर्निहित मौलिक एकता से अलंकृत रहा है, जो किसी भौगोलिक अलगाव या राजनीतिक आधिपत्य से उत्पन्न एकता से अधिक गंभीर है। वह एकता रक्त, रंग, भाषा, पहनावे, रीति रिवाज और धर्म की अनेक भिन्नताओं से परे है।
संभवतः स्मृति ने ये इसलिए कहा कि क्योंकि पाश्चात्य जगत में राष्ट्र के संदर्भ में रक्त, रंग, भाषा, रीति रिवाज को एक राष्ट्र के लिए आवश्यक तत्व समझा जाता है, जबकि भारतीय संदर्भ में ये सब तत्व आवश्यक नहीं, इनकी भिन्नताएं भी हमको एकता का भाव हमें पैदा करती हैं और हमको इसकी जो मौलिक एकता दिखती है इन भिन्नताओं के बावजूद, यही भारत की राष्ट्रीयता है, भारत का एक तरह से राष्ट्र के रूप में संगठित होने को स्पष्ट करती हैं। जिसे मैंने अभी कहा कि पाश्चात्य ग्रंथों में नेशन शब्द की उत्पत्ति नेशियो शब्द से मानी गई है, जिसका अर्थ जन्म या वंश से होता है, और यदि शब्द की व्युत्पत्ति की जाए तो राष्ट्रीयता और राष्ट्र की जो अवधारणा है वो जाति की ओर ही संकेत करती है। अतः हम मान सकते हैं कि पाश्चात्य जगत में राष्ट्र के लिए एक जाति या एक प्रजाति का होना आवश्यक है, जबकि भारतीय संदर्भ में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि राष्ट्र में एक ही जाति या एक ही भाषा के लोग निवास करें। इसीलिए कतिपय भारतीय विद्वानों ने राष्ट्र शब्द का जो सीमित संदर्भ पाश्चात्य जगत में लिया गया है उसको भारत के संदर्भ में भी प्रयोग करने का प्रयास किया है। इसीलिए वे लोग भारतीय राष्ट्रवाद को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि वो पाश्चात्य राष्ट्रवाद की तरह ही सीमित अर्थों में जाति, भाषा, रीति रिवाज तक ही, धर्म, इन्हीं तक ही जो है राष्ट्र का अर्थ लेते हैं। भारत के संदर्भ में जो राष्ट्र की अवधारणा है उस संदर्भ में दिलीप कुमार झा लिखते हैं कि राष्ट्र शब्द की व्युत्पत्ति राज धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चमकना, जिसमें औणादिक राष्ट्रन प्रत्यय जोड़ा गया है, जिसका अर्थ है राजते, दीप्यते, प्रकाशते इति राष्ट्रम, अर्थात जो चमकता है, जो देदीप्यमान है, जो प्रकाशमान है, वही क्या है, वही राष्ट्र है। राष्ट्र शब्द का अर्थ संस्कृत के बृहत कोश वाचस्पत्यम में जनपद कहा गया है, अर्थात जहां लोग निवास करते हैं, जन जहां निवास करता है, जन का पद, जहां जन लोगों का पद जहां पड़ता है, जहां लोग निवास करते हैं, वही क्या है, राष्ट्र है। वह क्षेत्र क्या कहलाएगा, राष्ट्र कहलाएगा। इस तरह हम कह सकते हैं राष्ट्र का प्रयोग भारतीय ग्रंथों में कभी जन के लिए, कभी जनपद के लिए, कभी महाजनपद के लिए, कभी गणराज्य के लिए, फिर विषय के लिए, देश आदि के संदर्भों में लिया गया है। प्राचीन संस्कृत साहित्य में राष्ट्र का जो राष्ट्र शब्द है उसका व्यापक प्रयोग हुआ है। यजुर्वेद में क्षत्रिय द्वारा शासित क्षेत्र को राष्ट्र कहा जाता था, और अथर्ववेद में जो भूमि सूक्त है जिसमें कहा गया है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, कि भूमि मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। इस तरह के सूक्त में राष्ट्र शब्द का लगभग 58 बार प्रयोग हुआ है, और उसमें यह भी प्रार्थना की गई है कि भूमि से यह प्रार्थना की गई है कि वो हमारे राष्ट्र में तेज और बल स्थापित करे। इसी प्रकार प्राचीन काल से ही भारत में राष्ट्रवाद को हम विभिन्न संदर्भों में देख सकते हैं, क्योंकि जो विष्णु पुराण का जो श्लोक अभी मैंने उद्धृत किया, विष्णु पुराण में 28 श्लोकों में जम्बू द्वीप, क्योंकि भारतीय ग्रंथों में भारतीय उपमहाद्वीप को जम्बू द्वीप भी कहा गया है, और जम्बू द्वीप के अंतर्गत भारत भूमि का जो वर्णन है वो 28 श्लोकों में विष्णु पुराण में किया गया है, जिसमें भारत भूमि का विस्तार, उसके विभिन्न भागों, पर्वतों, वनों, नदियों और जनों का वर्णन करते हुए भारत के गौरव का गान किया गया है, गुणगान किया गया है। इसी तरह कालिदास का जो प्रमुख ग्रंथ है रघुवंश महाकाव्य, यह महाकाव्य भी भारतीयता और स्वराष्ट्र की या भारतीय राष्ट्र की भावना को पुष्ट करता है। इसी तरह हम प्राचीन भारतीय इतिहास का और प्राचीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास का जो अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि प्राचीन काल से ही उत्तर और दक्षिण के सांस्कृतिक संबंध बड़े घनिष्ठ रहे हैं। हम प्राचीन काल से ही देखते हैं कि शंकराचार्य ने उत्तर में स्थित बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए जो मुख्य पुजारी होते हैं रावल, उनकी नियुक्ति जो है दक्षिण सुदूर दक्षिण केरल से वहाँ जो रावलों की नियुक्ति होती है। और इसी तरह जो सुदूर दक्षिण में रामेश्वरम मंदिर है
वहाँ के जो पुजारी हैं वो उत्तर से नियुक्त होते हैं। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि उत्तर और दक्षिण का जो सांस्कृतिक संबंध है वह अक्षुण्ण बना रहा है प्राचीन काल से, जो कि भारत में एक राष्ट्रवाद को ही सिद्ध करता है। भारत के कण कण के प्रति जो भारतीय जनमानस की श्रद्धा और भक्ति की भावना रही है, उसका वर्णन प्राचीन महाकाव्यों में भी हम पाते हैं। जैसे कि जो जन्मभूमि के प्रति प्रेम और भक्ति की भावना भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही देखी जा सकती है। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि प्राचीन काल से ही भारत में राष्ट्र के प्रति एक अक्षुण्ण प्रेम की भावना व्याप्त रही है, और यही हमारी जो भावना है जो विविधता में एकता स्थापित करती है, वो भारतीय राष्ट्रवाद को ही सिद्ध करती है कि किस तरह भारत में राष्ट्रवाद प्राचीन काल से व्याप्त रहा है। यद्यपि यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारतीय विद्वान जो है, भारत में जब भी राष्ट्र और राष्ट्रवाद की चर्चा होती है तो उसको कहीं ना कहीं पाश्चात्य जगत से जोड़ने का प्रयास करते हैं, और वे यह मानना आरंभ कर देते हैं कि जब जर्मनी और इटली के एकीकरण से राष्ट्रवाद का उदय हुआ, और उसी संदर्भ को भारत में लेते हैं, जबकि भारत के संदर्भ में अपने आप में यह तथ्य उचित नहीं जान पड़ता है।